डार्लिंग, कल जल्दी मिलने आऊंगा। अभी तुम आराम से सो जाओ। अच्छा सुनो, तुम्हारी तबीयत खराब थी, दवाई ले ली ना? चलो ठीक है, अब आराम से सो जाओ, कल मिलने आता हूं तुमसे। अपना ख्याल रखना। ये कहकर सौरभ फोन रख देता है। उधर नकुल भी अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। ऊपर खड़ी उन दोनों की भाभी सुनीता ये सब देख रही थी। मेरे दोनों देवर अब जवान हो गए, मेरा भी सारा दिन काम करने में ही निकल जाता है। अब माँ जी को बोलती हूँ वो जल्द से जल्द दोनों देवरों की शादी करवा दे, ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाए। माँ जी, आप भी मेरे दोनों देवरों की शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाए। तू ठीक कहती है बड़ी बहू, मैं कल ही अपने पंडित से इस बारे में बात करती हूँ। मैं तो कहती हूँ दोनों का लगन एक ही दिन हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बार बार मेहमानों के आने से छुटकारा भी मिल जाएगा और एक ही बार में सब निपट भी जाएगा। बिल्कुल सही कहा माँ जी। सुभद्रा अपने दोनों छोटे बेटों के लिए लड़कियां देखने लग जाती है, लेकिन जब दोनों देवरों के कान में ये बात पहुंचती है तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बुरा सा मुंह बना लेते हैं। 2 दिन बाद जब सास हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी और सुनीता घर के कामकाज निपटा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने उसके दोनों देवर गले में वरमाला डाले हुए खड़े थे। ये क्या देवर जी, आपने शादी कर ली और वो भी हमें बिना बताए, और वो भी बुढ़ी लड़की से, मतलब औरत से। ये तो देखने से कितनी बुढ़िया लग रही है। हे राम सत्यानाश, ये तुम दोनों ने क्या कर डाला, हमारी नाक कटवा रख दी। एक तो अपनी मर्जी से शादी कराए और वो भी इन बुढ़िया औरतों से। उम्र तो देखो कितनी ज्यादा है तुम दोनों से। हम जानते थे माँ तुम इसके लिए नहीं मानोगी, इसीलिए हम दोनों को यह कदम उठाना पड़ा। और माँ, भाभी, ये सब तो आजकल कॉमन बात है। अब माँ और पापा में भी तो 10 साल का गैप था, और भाभी आप में और भैया में भी तो 7 साल का गैप है। ये दोनों हमें ऑनलाइन मिली थी और चैट करते करते कब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और वैसे भी प्यार में उम्र की तो कोई सीमा नहीं होती। तभी मुए 24 घंटे बस उस मोबाइल से ही चिपके रहते थे। हर बार कहती थी शादी कर लो, लेकिन ये दोनों मेरी बात को टाल मटोल कर देते थे। निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से, अपनी इन दोनों बुढ़ी बीवियों को लेकर। माँ जी, अब जाने भी दीजिए ना, माफ कर दीजिए। अब जो हो गया उसे अब हम झुठला तो नहीं सकते, और इन्हें घर से बाहर कर देंगे तो ये बेचारे जाएंगे कहाँ। अब आप इन्हें अपना लीजिए, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। सास दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। जेठानी दोनों देवरानियों को उनके कमरे तक छोड़ आती है। तुम दोनों कल सुबह जल्दी उठ जाना, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। फिर अगले दिन सुबह अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए जाग जाती हैं और रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती। वो दोनों रसोई में होती हैं, तभी उनकी जेठानी वहां आ जाती है। अपनी दोनों देवरानियों के सफेद बाल देख वो मन ही मन सोचती है, बताओ भला, इन दोनों को देखकर कौन कह सकता है कि ये मेरी देवरानियां हैं। ये दोनों तो मेरी जेठानियां लग रही हैं। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। अच्छा सुनो, तुम दोनों अपनी पहली रसोई में मटर पनीर, दाल मखनी, शाही पनीर और खीर और वेज बिरयानी, मलाई कोफ्ता और गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लो। जी जेठानी जी। कुछ देर बाद दोनों खाना बनाकर टेबल पर परोसती हैं। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही सास और जेठानी मुंह बनाते हुए कहती हैं, छी, ये कैसा खाना बनाया तुमने। तुम तो हमसे बड़ी हो ना, लेकिन फिर भी तुम दोनों को अब इस उम्र में आकर खाना बनाना सीखना पड़ेगा। देवर जी, आपको भी ये 2 बुढ़िया देवरानी ही उठाकर लानी थी क्या। मेरी तो किस्मत ही खराब है। सोचा था देवरानी आ जाएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन ये दोनों खाना बनाकर ही ऐसे हांफने लगी हैं कि जैसे कितना बड़ा पहाड़ चढ़कर आई हूँ। ऊपर से इतना बेस्वाद खाना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बहू, अधेड़ उम्र की होकर इन्हें अभी तक ढंग का खाना बनाना नहीं आता। ओफो, अब बस भी करो माँ भाभी तुम दोनों। अब ये दोनों जैसी भी हैं, जो भी हैं, इस घर की बहू हैं। तू ज्यादा तारीफ मत कर इन दोनों की। मेरे बेटे तो चलो प्यार में अंधे हो गए थे, लेकिन इन दोनों को तो पता था ना कि ये दोनों इनसे उम्र में कितनी बड़ी हैं। फिर भी इनको शर्म नहीं आई इन पर डोरे डालते हुए। माँ, पूनम जी और अर्चना जी से ऐसे बात मत कीजिए, और खाना इतना भी बुरा नहीं है। हाँ हाँ, तुझे क्यों बुरा लगेगा। तुम दोनों को तो ये प्यार से जहर भी दे देंगी, तुम दोनों तो वो भी खा ही लोगे। ये कहकर सास और जेठानी वहां से गुस्से में चली जाती हैं, लेकिन ननद अपनी दोनों भाभियों को दिलासा देते हुए कहती है, भाभी, आप दोनों ने खाना बहुत अच्छा बनाया। वो तो बस माँ की आदत है ऐसा कहने की। ननद का अच्छा स्वभाव देखकर वो दोनों बड़ी खुश होती हैं। प्रिया को भी उन दोनों का ये व्यवहार बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बौने कद के कारण तो सब उससे दूर ही भागते थे, लेकिन उसकी दोनों छोटी भाभियां उससे बड़ी खुश थीं। फिर शाम के वक्त उनको देखकर औरतें उनका खूब मजाक उड़ाती हैं।
अरे सुभद्रा, ये दोनों लड़कियां हैं या उनकी माँ? मोहल्ले की औरतें उनका मजाक बनाकर वहां से चली जाती हैं। ये देख सास को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। वो दोनों तेल की कटोरी लेकर अपनी सास के कमरे में जाने लगती हैं। अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? वो माँ जी कब से आपको मालिश के लिए आवाज दे रही थी, लेकिन तुम किसी और काम में बिजी थी, इसलिए हमने सोचा कि हम ही मालिश कर दे माँ जी की। लेकिन आपकी तो खुद की उम्र इतनी ज्यादा है, फिर आप कैसे मालिश कर पाएंगी? आप दोनों को देखकर तो लगता है आपको खुद मालिश वाली की जरूरत है। रहने दीजिए, मैं ही कर दूंगी। ये कहकर जेठानी तेल की कटोरी छीनकर वहां से चली जाती है। वो दोनों शर्मिंदा होकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन सुनीता अपनी ननद के साथ बाजार जाती है। अब वो अपनी पसंद से उन दोनों के लिए साड़ी खरीद कर लाती है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है तो हाई हील पहने होने के कारण जेठानी का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है। लेकिन उसकी दोनों देवरानियां भागकर वहां आ जाती हैं और उसे जल्दी से गाड़ी में डालकर डॉक्टर के पास ले जाती हैं। उसके पैरों में फ्रैक्चर आया हुआ था। ये सब देख अब जेठानी और सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन दोनों से माफी मांगती हैं और अब उन्हें अपना लेती हैं।